नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जो यूरोप और एशिया के बिल्कुल चौराहे पे बसा है, अज़रबैजान। हमारे पास जो सामग्री है वो इस यूरेशियन देश का एक खाका सा खींचती है, इसके कई अलग-अलग रंग दिखाती है। तो आइए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद है अज़रबैजान के बारे में सबसे अहम बातें समझना। ये है कहाँ, इसका सफ़र कैसा रहा है, इसकी संस्कृति में क्या खास है, और हाँ, आज ये दुनिया में कहाँ खड़ा है। और ये सब हम सिर्फ हमारे पास मौजूद सूत्रों के आधार पर ही देखेंगे। बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि काकाशस का ये देश किन किन धागों से बुना है। खासतौर पर कैस्पियन सागर के किनारे इसकी मौजूदगी वो इसे एक खास अहमियत देती है। हम देखेंगे कि ये सूत्र हमें क्या बताते हैं और कौन सी बातें सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक हैं। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से, मतलब भौगोलिक स्थिति से। जानकारी के मुताबिक अज़रबैजान कॉकेशस क्षेत्र में है, मतलब यूरोप और एशिया के बीच का वो अहम पहाड़ी इलाका। इसके पूर्व में कैस्पियन सागर है, उत्तर में रूस, पश्चिम में आर्मेनिया और दक्षिण में ईरान। ये तो सचमुच दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह लगती है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इसकी राजधानी बाकू, जिसका जिक्र अक्सर होता है, उसे सूत्र कैस्पियन सागर के किनारे बसा एक आधुनिक शहर बताते हैं। अक्सर ऊर्जा, तेल और गैस के हवाले से इसका नाम सुनने को मिलता है। हाँ, और ये सिर्फ लोकेशन ही नहीं, यहाँ की जमीन भी काफी अलग अलग तरह की है। सूत्रों से पता चलता है कि यहाँ पहाड़ भी हैं और बड़े बड़े मैदान भी। मौसम भी बदलता रहता है, कहीं सेमी एरिड है तो पहाड़ी इलाकों में काफी ठंडक रहती है। ये भौगोलिक विविधता सिर्फ नक्शे की बात नहीं है, इसका असर वहाँ के लोगों के रहन सहन पर, कमाई के जरियों पर और शायद इतिहास के मोड़ पर भी पड़ा होगा। ये समझना जरूरी है कि ये देश सिर्फ एक समतल भूभाग नहीं है, इसकी लोकेशन ही इसे क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बनाती है, खासकर ऊर्जा के नजरिए से देखें तो। सही। अब अगर इसके अतीत की बात करें तो जानकारी ये इशारा करती है कि इसका इतिहास काफी लंबा और कई तहों वाला है। ये पुराने फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहा, फिर रूसी साम्राज्य के अधीन आया और 20वीं सदी में सोवियत संघ का अंग बन गया। ये तो काफी बड़े बड़े बदलाव हैं। हाँ, बहुत बड़े बदलाव। और फिर आता है 1991 का साल, एक बड़ा मोड़। सोवियत संघ टूटा और अज़रबैजान ने अपनी आज़ादी हासिल की। देखा जाए तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, करीब 3 दशक ही हुए हैं। सही कहा। और ये जो ऐतिहासिक परतें हैं, फारसी, रूसी, सोवियत, ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं हैं। जैसा कि सूत्रों से अंदाजा लगता है, इनका असर आज भी अज़रबैजान की संस्कृति, समाज और राजनीति में महसूस होता होगा। सोचिए, इतनी शक्तिशाली ताकतों के प्रभाव के बाद 1991 में अपनी एक अलग आज़ाद पहचान बनाना और उसे दुनिया के सामने रखना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही होगी। इन प्रभावों के बीच संतुलन साधना आज भी जारी होगा, मुझे लगता है। और इसी से जुड़ा सवाल उठता है संस्कृति का। जानकारी ये बताती है कि अज़रबैजान आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब जहाँ राजधर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन साथ ही यहाँ रहने वालों में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प संतुलन है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक अहम पहलू है। और यहाँ की संस्कृति पर तुर्की, फारसी और रूसी प्रभाव साफ नजर आते हैं। संगीत, नाच गाने और ख़ास तौर पर कालीन बुनने की कला का जिक्र है, जिन्हें इसकी सांस्कृतिक धरोहर बताया गया है। अज़रबैजानी कालीन तो दुनिया भर में मशहूर है ना? बिल्कुल। और ये गौर करने वाली बात है कि कैसे एक देश सरकारी तौर पर धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी अपनी प्रमुख धार्मिक पहचान को बनाए रखता है। इसका मतलब यह है कि धर्म लोगों की निजी जिंदगी और सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है, भले ही सरकार का उससे सीधा वास्ता ना हो। और जैसा आपने कहा, तुर्की, फारसी, रूसी, इन सब प्रभावों का मिश्रण यहाँ की संस्कृति को एक खास रंग देता है। ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि इन प्रभावों को पचाकर कुछ नया बनाना है। कालीन बुनने की कला जिसका जिक्र है, वो तो कमाल की है। ये सिर्फ खूबसूरत दरी नहीं, बल्कि इनमें बुने गए डिजाइन, रंग, ये सब वहाँ के इतिहास, मान्यताओं और इलाकों की कहानी कहते हैं। ये एक तरह से अज़रबैजान की आत्मा का प्रतीक है। के लिए अज़रबैजान आज दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था, सूत्र इसे सीधे तौर पर तेल और गैस के बड़े भंडार वाला देश बताते हैं। ये पहचान तो इसके साथ चिपकी हुई सी लगती है। हाँ, ये तो है। बाकू तुबलिसी जेहान पाइपलाइन का नाम भी सामने आता है। बीटीसी पाइपलाइन। बताया गया है कि इसके जरिए यहाँ का तेल दुनिया के बाजारों तक पहुँचता है।
ये पाइपलाइन तो सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं होगी, इसका जरूर कोई बड़ा रणनीतिक महत्व भी होगा। हाँ, निश्चित रूप से। ये बीटीसी पाइपलाइन बहुत अहम है। सूत्रों से ये बात उभरती है कि ये पाइपलाइन कैस्पियन सागर के तेल और गैस को पश्चिम तक पहुंचाने का एक ऐसा रास्ता मुहैया कराती है जो रूस और ईरान से होकर नहीं गुजरता। तो जाहिर है पश्चिमी देशों और तुर्की के लिए इसका बड़ा भू राजनीतिक महत्व है। लेकिन ये तेल और गैस की दौलत, जैसा कि अक्सर होता है, एक दोधारी तलवार है। एक तरफ तो ये देश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, जैसा सूत्र साफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इसी पर निर्भर रहना अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा वल्नरेबल, मतलब संवेदनशील बना देता है। तेल के दाम गिरे तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ हो रहा है? क्या सिर्फ तेल पर ही निर्भरता है, मतलब कोई और कोशिशें? यहीं पर सूत्रों में एक और अहम बात का जिक्र है। हाल के सालों में अज़रबैजान अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर न रहकर दूसरे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे पर्यटन, खेतीबाड़ी यानी कृषि और टेक्नोलॉजी। ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ये इरादा दिखाता है कि देश भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होना चाहता है। ये विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन किसी भी संसाधन संपन्न देश के लिए लंबे समय तक टिके रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा। अर्थव्यवस्था की इस तस्वीर के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि देश चलता कैसे है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। जानकारी के अनुसार अज़रबैजान कागज पर एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, एक रिपब्लिक। लेकिन साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि दुनिया में इसे अक्सर एक सत्तावादी शासन वाले देश के तौर पर देखा जाता है। सत्तावादी यानी अथॉरिटेरियन। इसका मतलब क्या हुआ इस संदर्भ में? वर्तमान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव का नाम भी दिया गया है, जो काफी लंबे समय से सत्ता में है। ये विरोधाभास वाकई ध्यान खींचता है। गणतांत्रिक ढांचा होना यानी चुनाव होना, संसद होना, ये एक बात है जी। लेकिन सत्तावादी कहे जाने का मतलब, जैसा कि सूत्र इशारा कर रहे हैं, ये हो सकता है कि असली ताकत कुछ लोगों या एक ही नेता के हाथ में हो। राजनीतिक विरोध की गुंजाइश शायद कम हो और मीडिया या नागरिक अधिकारों पर कुछ बंदिशें हों। इल्हाम अलीयव, जो अपने पिता हैदर अलीफ के बाद राष्ट्रपति बने, उनका लंबा कार्यकाल इसी सत्तावादी धारणा को मजबूत करता है। यह स्थिति दिखाती है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की औपचारिक घोषणा और उसकी जमीनी हकीकत या कहें तो बाहरी दुनिया की समझ में बड़ा अंतर हो सकता है। यह शासन प्रणाली की पेचीदगियों को उजागर करता है। हाँ, ये हमें किसी भी देश को सिर्फ उसके संविधान के आधार पर समझने से रोकता है। सही। बिल्कुल। और राजनीतिक परिदृश्य की बात हो रही है तो एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे का जिक्र किए बिना अज़रबैजान की कहानी अधूरी है। हमारे सूत्रों में नागोर्नो कराबाख विवाद का उल्लेख है। हाँ, ये बहुत अहम है। इसे अज़रबैजान और पड़ोसी देश आर्मेनिया के बीच एक बड़े क्षेत्रीय झगड़े के तौर पर बताया गया है। ये जमीन का एक टुकड़ा है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच कई बार जंग हो चुकी है, बहुत खून खराबा हुआ है। हाल में 2020 में हुए हिंसक संघर्ष का भी जिक्र है, जो काफी भयानक था। ये विवाद सिर्फ दो देशों के बीच जमीन का झगड़ा भर नहीं है, ये पूरे कॉकेसस क्षेत्र की स्थिरता और भू राजनीति के लिए एक नासूर की तरह है। जानकारी के मुताबिक ये दशकों से चला आ रहा है और इसके इंसानी और राजनीतिक नतीजे बहुत गंभीर रहे हैं। हजारों जाने गई हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम सिर्फ वो जानकारी पेश कर रहे हैं जो हमारे सूत्रों में है। हमारा मकसद इस बेहद जटिल और भावनात्मक मुद्दे पर किसी का पक्ष लेना या कोई फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इस तथ्य को सामने रख रहे हैं कि ये विवाद अज़रबैजान के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसकी विदेश नीति का एक केंद्रीय बिंदु है, जैसा कि सूत्रों से पता चलता है। बिल्कुल सही। इन गंभीर बातों के बाद चलिए आखिर में एक हल्के फुल्के पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र हमारी सामग्री में है, पर्यटन। ऐसा लगता है कि अज़रबैजान अब दुनिया को सिर्फ अपने तेल के लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए भी लुभाना चाहता है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था में विविधता लाने वाली बात से जुड़ता है। हाँ, जानकारी में बताया गया है कि यहाँ पुराने किले हैं, मस्जिदें हैं और कुदरती तौर पर भी खूबसूरत जगह हैं। कुछ खास नामों का भी जिक्र है, जैसे बाकू के मशहूर फ्लेम टावर्स जो रात में रोशनी से जगमगाते हैं। एक गॉबलिन सिटी का जिक्र है, शायद ये गोबुस्तान रॉक आर्ट की तरफ इशारा हो, जो अपने हजारों साल पुरानी चट्टानी नक्काशी के लिए जाना जाता है। और कुबा जैसे शहरों का भी नाम है। बिल्कुल, ये पहलू सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने वाली बात से जुड़ता है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था।
ये दिखाता है कि अज़रबैजान अपनी ऐतिहासिक विरासत और कुदरती नज़ारों को दुनिया के सामने रखकर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है। और ये वाकई दिलचस्प है कि यहाँ गोबुस्तान जैसी प्राचीन जगहें भी हैं, जहाँ हज़ारों साल पहले के इंसानों के निशान मिलते हैं, और वहीं बाकू में फ्लेम टावर्स जैसे एकदम नए आधुनिक आर्किटेक्चर के नमूने भी। ये पुराना और नया का मिश्रण, ये शायद आज की अज़रबैजान की कहानी का एक हिस्सा है, जो अलग अलग तरह के सैलानियों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमने अज़रबैजान के कई अहम रंग देखे। इसकी बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति जो इसे यूरोप और एशिया का पुल बनाती है, इसका लंबा और परतदार इतिहास, फारसी, रूसी और सोवियत दौर के निशान, इसकी मिलीजुली संस्कृति जहां तुर्की, फारसी और रूसी प्रभाव दिखते हैं, और जो धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ अपनी मुस्लिम पहचान भी रखती है, इसकी अर्थव्यवस्था जो काफ़ी हद तक तेल और गैस पर टिकी है लेकिन अब दूसरे रास्ते भी तलाश रही है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था जो कागज़ पर गणराज्य है पर जिसे सत्तावादी माना जाता है, और हाँ, नागोर्नो कराबाख जैसा एक गहरा और अनसुलझा क्षेत्रीय विवाद। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे ये देश, जैसा कि सूत्रों से उभर कर आता है, अपनी पुरानी जड़ों और नई महत्वाकांक्षाओं के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इसके पास प्राकृतिक संसाधनों की जबरदस्त दौलत है, तो दूसरी तरफ इसी पर अत्यधिक निर्भरता का खतरा भी, और साथ ही क्षेत्रीय संघर्ष जैसी बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। ये एक जटिल तस्वीर है जिसमें मौके भी हैं और मुश्किलें भी। तो फिर ये सब जानकर हमारे लिए मतलब क्या है? एक बड़ा सवाल ये उभरता है कि अज़रबैजान भविष्य में अपने तेल और गैस के भंडारों और अपनी इस रणनीतिक लोकेशन का इस्तेमाल कैसे करेगा, खासकर तब जब दुनिया भर में ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं और इसके पड़ोस में भी हालात लगातार बदलते रहते हैं। और इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल सोचने के लिए है, क्या ये जो विविधता लाने की कोशिशें हो रही हैं पर्यटन, कृषि, तकनीक में, क्या ये वाकई कामयाब हो पाएंगी? क्या ये कोशिशें अज़रबैजान की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत और लचीला बना पाएंगी कि वो भविष्य की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना कर सके? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेंगे और जिन पर और जानकारी हासिल होने पर दोबारा गौर किया जा सकता है।